नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर धनबाद से, जहां नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार को उठा लेने की धमकी मिली है, जिसके बाद पीड़ित अनीता मजूमदार ने एसएसपी से सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। अनीता मजूमदार को कोई एल्बम सॉन्ग रिलीज होना है और इसी को लेकर उसी धमकी दी जा रही है। एसएसपी को आवेदन देने के बाद अनीता मजूमदार ने बताया कि धनबाद में उनका कोई लाइव कंसर्ट होना था, जो किसी कारणवश रद्द हो गया था, जिसके बाद से उन्हें धमकी दी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर को धमकी दी गई है। आपको बता दें, अनीता मजूमदार को उठा लेने की धमकी दी गई है। बताया यह जा रहा है कि यहां पर एक लाइव कंसर्ट होना था, जो किसी कारणवश रद्द हो गया और उसी के बाद से उन्हें धमकी दी जा रही है। फिलहाल अनीता मजूमदार ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है और ये खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से कि आखिर धमकी किस तरह से दी जा रही है और कौन लोग इसमें शामिल हैं। मेरा एक एल्बम आने वाला था, बॉलीवुड एल्बम साहिद मालिया जी के साथ, जिसके प्लेबैक सिंगर थे साहिद मालिया, और ग्लिम्स इंडिया प्रोडक्शन हाउस से ये बैनर के तले ये एल्बम निकल रहा था। और एल्बम का जो कॉन्सर्ट होने वाला था, कॉन्सर्ट में बोला, किसी ने प्रोड्यूसर को बोला है कि कॉन्सर्ट अगर करवाते हैं वो, देन उनको उनका कॉन्सर्ट को जला दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर को ये भी बोला गया, प्रोड्यूसर के थ्रू हम लोगों को बात आया था कि अनीता मजूमदार को बैनिश कर दूंगा। और रांची के एटीएम में पैसा डालने वाली एजेंसी सीएमएस इन्फो लिमिटेड के 2 कर्मचारियों ने 1,72,77,900 रुपए का गबन कर दिया है। इतनी बड़ी रकम लेकर दोनों कर्मचारी फरार हो गए हैं, जिसके बाद सीएमएस कंपनी के रीजनल मैनेजर इंद्रनील सेन ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कंपनी के मैनेजर के मुताबिक बैंक से 2.25 करोड़ रुपए लेकर 36 एटीएम में डालने के लिए 2 कस्टोडियन कर्मचारी को भेजा गया था, लेकिन जब एटीएम खाली होने की बात सामने आई तो इस रूट की 25 एटीएम का ऑडिट किया गया, जिसमें पैसा नहीं डालने की बात सामने आई। फिलहाल 11 एटीएम की ऑडिट बाकी है। ऐसे में आशंका है कि गबन की राशि और भी बढ़ सकती है। दोनों फरार कर्मचारियों के नाम अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल है, जो 14 जुलाई को बैंक का पैसा लेकर निकले थे। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां पीएलएफआई पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले दिनों जहां पुलिस ने हार्डकोर नक्सली और पीएलएफआई के एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, आज पुलिस ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली संतोष कंडूलना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संतोष के पास से एक लोडेड AK-47 राइफल, AK-47 की 2 मैगजीन, 103 गोली, पीएलएफआई का रसीद बुक, 2 टच स्क्रीन और 6 पैड मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली संतोष पर कई थानों में 33 मामले दर्ज हैं और इस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है। 4 सालों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें हत्या और रंगदारी के साथ साथ 17 सीले के अंतर्गत घटनाएं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जो विगत कुछ दिनों में गुदरी थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हुई या अन्य जो घटनाएं हुई, उसमें भी इसकी संलिप्तता है। और गुमला के स्कूलों में जुम्मे की जगह रविवार को अवकाश देने के आदेश के बाद भी कल सिसई में कई सारे स्कूल बंद रहे, जिससे विभाग ने गंभीरता से लिया है और बीईओ ने जांच का आदेश दे दिया है। झारखंड के कई जिलों में स्कूलों के इस्लामीकरण पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जामताड़ा, दुमका जैसे कई जिलों के दर्जनों स्कूलों में धर्म का खेल खल्लास हो गया और एक बार फिर से जुम्मे की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश का नियम लागू हो चुका है। लेकिन गुमला के सिसई में अब भी जुम्मे को जबरन छुट्टी का खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी कई स्कूलों में इस शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले में बीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
हालांकि इन स्कूलों के शिक्षकों का दावा है कि छुट्टी को लेकर सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। सिसई में शुक्रवार को जो स्कूल खुले रहे उनमें राजकीय कृत मध्य विद्यालय सिसई, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय करकरी, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय बघनी, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय लोहनजरा और उर्दू नव प्राथमिक विद्यालय रहमत नगर शामिल थे। इन सभी स्कूलों के नाम के आगे बाद में उर्दू शब्द जोड़ा गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। सिसई प्रखंड के कुछ विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है और कारण जो बताया जा रहा है वो जुम्मे का कारण। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार सरकारी विद्यालयों को इस्लामीकरण की ओर बढ़ा रही है और एक इस्लामिक समुदाय को विशेष बढ़ावा और विशेष संरक्षण और विशेष सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूलों में ये सारा खेल सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। निरीक्षण के क्रम में गए हैं, लेकिन बंद और खोलने वाली बात तो वहाँ इसके संबंध में तो नहीं ये की। झारखंड में पहले से ही ईसाई मिशनरीज अपने भोले भाले आदिवासियों के साथ खेल कर रहा था और अब स्कूलों में धर्म के खेल ने शिक्षा व्यवस्था और पूरी प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा दिया है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और झारखंड में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने निजी क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया है। इसके लिए झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 का गठन किया गया। मतलब अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की बाध्यता होगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान होगा? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में अब निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बाध्यता होगी। 40,000 रुपए वेतन तक के पद पर स्थानीय युवाओं की 75% भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए हेमंत सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों की नियोजन नियमावली 2022 को हरी झंडी भी दे दी है और मोरहाबादी मैदान में 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री ने इसका श्री गणेश भी कर दिया। हम लोग का कंपनी अजाकी है, हम लोग अहमदाबाद में जॉब लोकेशन है और हम लोग का जो पेमेंट है वो 17,500 है, 12 घंटे का ड्यूटी है। आप संतुष्ट हैं? 17,000 पर कितना क्वालिफिकेशन क्या है आपका? डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, बट वही है कि अभी एक्सपीरियंस आने तो एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी होगा, तो इसी के लिए मैं खुश हूँ कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो मेरा याजाकी में हो रहा है, याजाकी बैंकॉक में। झारखंड में कभी धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची का टाटी सिलवे जैसे जगहों की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ उद्योग धंधे बंद होते गए और पलायन बढ़ता गया। हालांकि आज भी यहाँ इतने कल कारखाने जरूर चल रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है, लेकिन प्रबंधन की मनमानी नियमों पर भारी पड़ती गई। ऐसे में अब नियम बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका सख्ती से पालन करना भी जरूरी है। आज राज्य में जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें स्थानीय लोगों के लिए कैसे हम नियुक्ति सुनिश्चित करें, उसका नया कानून को हम लोगों ने पास किया। अब 75% नौजवान उन कंपनियों में, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे सीधी भर्ती हो, उसमें राज्य का नौजवानों को होना आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब पॉलिसी उसकी बन जाती है तो वो एक नियम कानून जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं आप उसका जो है बताकर उसको आप लागू करवाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नियम नहीं होगा तो उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ढोल नगारे बजाकर सरकार युवाओं के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है, तो विपक्षी बीजेपी इस नियम को लेकर सरकार की गंभीरता और वादे के सच होने का इंतजार कर रही है। तो इसलिए राज्य सरकार अगर स्पष्टता के साथ जो नियम बनाए उसका अनुवर्तन क्या होता है, जब तक इसका अनुवर्तन के दिशा में फलाफल नहीं आता है तब तक इस बारे में कोई भी निर्णय करना, कोई भी बात कहना ये बेईमानी साबित होता है। हाल के वर्षों में देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी बेरोजगारों का ग्राफ तेजी से ऊपर भागा है और बेरोजगारी को सिर्फ सरकारी विभागों में खाली पड़े पद को भरकर दूर नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अब निजी क्षेत्र को चुना है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम के समर्थन का बीजेपी सांसद संजय सेठ ने स्वागत किया। संजय सेठ ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा की, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने आगे आकर जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी के लिए समर्थन की बात कही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के फैसले का स्वागत किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम का फैसला स्वागत योग्य कदम है। द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है वो एक स्वागत योग्य कदम है। जहां तक यशवंत सिन्हा जी का आज रांची दौरे का सवाल है, उनके दोनों हाथ खाली हैं, खाली ही रहेंगे। झारखंड में कांग्रेस के भी निर्दलीय विधायक भी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन अंतरात्मा की आवाज में देने वाले हैं। तो यहां पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जेएमएम ने और उसके बाद से बीजेपी खेमे में खुशी है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी जेएमएम के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है और उसके बाद से ही खास तौर पर रांची में बीजेपी के नेता जेएमएम के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के जीत को भी सुनिश्चित बता रहे हैं कि अब वो भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगी। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद से जहां एक तरफ गठबंधन की सरकार में कांग्रेस कहीं ना कहीं जेएमएम के इस फैसले से नाराज है और कांग्रेस की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस कदम को स्वागत योग्य बताया जा रहा है। जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, इसलिए उनका स्वागत किया जा रहा है। सावन महीने में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जलाभिषेक बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए गर्भगृह में लगे अर्घा के साथ ही बाह्य अर्घा के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने साथ लाए पवित्र गंगा जल का जल अर्पित करते हैं और वे सीधे शिवलिंग तक पहुंच जाता है। बाह्य अर्घा से करीब 30% कांवरिये जलार्पण कर रहे हैं। सावन का पावन महीना का शुरुआत हो चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अलावे एक बाहर में बाह्य अर्घा का सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके तहत जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आसानी से सुलभता पूर्वक यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं और ये जल जो है सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी तरफ एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। जिस भी श्रद्धालु को संदेह होता है कि नहीं ये बाबा का जल नहीं जा रहा है, तो इस स्क्रीन से बताया जाता है कि एक पाइप लाइन लगा हुआ है और उसी पाइप लाइन इसी यहाँ पर जो आप जल चढ़ाते हैं वो सीधे बाबा पर ही जाता है। यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त है मजिस्ट्रेट, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से ये सुविधा दी गई है और कितने श्रद्धालु से फायदा उठा रहे हैं। जी, इससे 30% श्रद्धालु फायदा उठा रहे हैं, 70 लगभग उससे जाते हैं, लेकिन जल दोनों एक ही जगह जाता है, जो कि यहाँ लोगों जिसमें कन्फ्यूज, जैसे यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों को हमने बताया कि देखिए मेरा पाइप यहाँ पर है, ये जा रहा है वहाँ पर, वहाँ भी दिख रहा है, लाइव में भी दिख रहा है, शिवलिंग उधर से अर्घा से आ रहा है, ये भी जो जा रहा है दोनों एक जगह जा रहा है। कितनी आसानी हो जाती है? एकदम बहुत आसानी, जितने भी लोग आते हैं 5 मिनट में करके चले जाते हैं, एकदम पूरा गदगद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि खुशी और उत्साह भी है क्योंकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और यहाँ पर देखिए कि बाह्य अर्घा के माध्यम से लोग जो है जलार्पण कर सकते हैं और आसानी से
जलार्पण होता है और जो कि सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जाके जो अर्पण होता है, ये जो जल गंगा जल लेकर आते हैं, जिन्हें भी संदेह होता है उन्हें ये क्लियर किया जाता है। सभी तस्वीरें जो है यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है कांवरिया से भरा, श्रद्धालु से भरा हुआ। ये देखिए कि जो कुछ बम आए हैं अभी वो इसी बाहे अर्घा में भी जल डाल रहे हैं और सीधे बाबा बैद्यनाथ। और दूसरा ये बम देखिए कि जब तक अपना जल ना चला दे तब तक ये चलते रहते हैं। ये इनकी कामना होती है कि हम जब तक जल ना चलाएंगे तब तक पाँव नहीं रुकेंगे। आप सीधे देखिए कि पाँव जो है उनके चल ही रहे हैं, वो जब तक अपना जल अर्पण नहीं करते हैं वो अपना पाँव चलाते ही रहते हैं। ऐसी कई मनोकामना भी होती है। तो ये है बाबा बैद्यनाथ मंदिर का तस्वीरें जो मैं आपको दिखाए और काफ़ी मनोकामनाएं होती हैं जो लोग पूरा होने के बाद यहाँ पहुँचते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 17 जुलाई से झारखंड राज्य खाद्य आयोग की टीम का 6 दिवसीय पलामू दौरा शुरू होगा जो 22 जुलाई तक चलेगा। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी टीम का नेतृत्व करेंगे। 18 जुलाई सुबह 10:30 बजे से मेदिनीनगर में लंबित मामलों की सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे डाल्टनगंज के टाउन हॉल में मुखिया से संवाद होगा जिसमें मेदिनीनगर, चैनपुर, रामगढ़, नीलांबर, पीतांबर, सतबरवा और पाटन जैसे प्रखंड के मुखिया हिस्सा लेंगे। 19 जुलाई को सुबह 10 बजे हुसैनाबाद में संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें हुसैनाबाद, हैदरनगर और मोहम्मदगंज प्रखंड के मुखिया शामिल होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे छतरपुर अनुमंडल कार्यालय में छतरपुर, नवडीहा, हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड के मुखिया लोगों के संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मेदिनीनगर में जन सुनवाई होगी, जबकि 21 जुलाई को सुबह 10 बजे पलामू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की समीक्षा होगी। तो झारखंड राज्य खाद्य आयोग की टीम का पलामू दौरा होने वाला है और उसमें कब कब क्या कुछ होगा उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे बैठक होगी। इसे मुखिया के साथ संवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मेदिनीनगर में जन सुनवाई की जाएगी और 21 जुलाई को सुबह 10 बजे योजनाओं की समीक्षा होगी।